हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार आते हैं और इस बार भी 99% चांस है कि इन 22 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि आपको अब की बार इंग्लिश में, ठीक है, 100 में 95 प्लस लेकर आना है। और मैंने बताया था कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 100 में 95 अचीव कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना होगा। मैं क्यों कहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि जब आप 15 से 16 मिनट की वीडियो को नहीं देख सकते तो 15 से 16 घंटे आप पढ़ाई कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी मैं आपको बताता हूं ये सभी हेल्पफुल हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अगर सेम यही क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखा करिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए हुए पढ़ेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और ना ही आपकी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। तो देखिए ये वीडियो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्यों। देखिए जो हम 22 क्वेश्चन देखेंगे ये हमारे इंग्लिश ग्रामर के 7 अलग अलग टॉपिक से होंगे। ठीक है, यानी कि 7 अलग अलग टॉपिक से मैं आपको 22 क्वेश्चन बताऊंगा। तो कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ बैठ जाइए, एक एक क्वेश्चन मैं आपको हिंदी मीनिंग के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर वो 7 टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, 7 टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा वो कौन कौन से टॉपिक है। देखिए सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा इसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए सबसे पहले हम 3 क्वेश्चन इसके पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस जिसके 3 क्वेश्चन, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जिसके 3 क्वेश्चन, फिर सिंटैक्स 3, एंटोनिम 3। ठीक है, ऐसे सिनोनिम्स के 3 क्वेश्चन और एटलीस्ट हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी कि 7 × 3 = 21 क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, उसका आंसर आपको बताना होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने सुना है द मोर यू गेट द मोर यू वांट। जितना ज्यादा आप प्राप्त कीजिए उससे ज्यादा आप चाहिए कि हाँ मुझे और भी ज्ञान प्राप्त करना है, हमें बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, अपने इंस्टीट्यूट का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। ठीक है, इस तरह से पढ़िए, ऐसे पढ़ो कि लगे कल ही मेरा एग्जाम है। ठीक है, कल मेरे इंग्लिश का एग्जाम है, इस तरह से पढ़ाई करो तभी आप अच्छा नंबर ला पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में। इसमें आपको करना क्या है, सिंपल सा है, डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, तो आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी होती है। जैसे देखिए माय फ्रेंड सैड टू मी डू यू want to go to मुंबई ट्रेन और बाई एयर। यानी कि यहां पर कहा जा रहा है, इस प्रकार से ये कर दीजिएगा। ठीक है, यहां पर कहा जा रहा है मेरे मित्र ने मुझसे कहा डू यू वांट टू गो टू मुंबई बाई ट्रेन और बाई एयर। क्या तुम मुंबई ट्रेन से या फिर प्लेन से जाना चाहते हो। एयर का मतलब क्या हुआ, हवा द्वारा नहीं, हवा में कौन चलता है, प्लेन चलता है। ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा है क्या तुम मुंबई हवा या ट्रेन या प्लेन द्वारा जाना चाहते हो। अब देखिए यहां पर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कौन सा ये सेंटेंस है। सबसे पहले तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें डू आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखिए कौन सा टेंस है। यहां पर देखिए डू आगे आया है तो कौन सा टेंस होगा, ये डू किसमें रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। लिखेंगे माई फ्रेंड, इसको ऐसे रहने देंगे माई फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए इंट्रोगेटिव में हम सैड टू के स्थान पर यूज करते हैं आस्क्ड। ठीक है, या इंक्वायर्ड ऑफ, तो हम यहां पर आस्क्ड का यूज करेंगे। ठीक है, मी लिखेंगे। अब देखिए इंट्रोगेटिव में हम दैट का यूज नहीं करते, बी कैन यूज इफ या वेदर। ठीक है, इफ का यूज कीजिए या फिर वेदर का यूज कीजिए, तो हम यहां पर इफ का यूज कर देते हैं। ठीक है, इफ हो गया। अब देखिए यहां पर आपको सब्जेक्ट लिखना है, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी। क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में
सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में नो चेंज। ये सन वाला ट्रिक याद रखिएगा। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में नो चेंजेस होगा। तो देखिए यू बदलेगा मी से, मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई, ठीक है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए वांट है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, आई वांटेड, ठीक है। अब देखिए बाकी ऐसे लिखेंगे, टू गो टू मुंबई, ठीक है। यहां पर लिख देंगे, नीचे लिख दे रहा हूं मैं मुंबई, मुंबई, ठीक है। अब आगे आपको ऐसे लिख देना है, बाई ट्रेन और बाय एयर, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखना है कौन सा ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है, कौन सा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब हमने इनडायरेक्ट में बदला माय फ्रेंड, सेड टू के स्थान पर आस्क्ड हो जाएगा मी, बीच में इफ या वेदर का यूज करेंगे, यू बदलेगा मी से तो आई हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं, तो आई वांटेड टू गो टू मुंबई बाय ट्रेन और बाय एयर। बस सिंपल सा है, हो गया हमारा इनडायरेक्ट। 2 नंबर कंप्लीट आपका। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। आप सिर्फ समझिए कि आखिर मैं कन्वर्ट कैसे कर रहा हूं। मान लीजिए सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो आप कर लेंगे। रूल पता है तो सब पता है। ऐसे सेकंड देखिए, द टीचर सेड टू मी गो आउट द रूम एट वंस, यानी कि टीचर ने मुझसे कहा कमरे से बाहर जाओ, एक बार कमरे से बाहर जाओ या तुरंत कमरे से बाहर जाओ। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, तुरंत कमरे से बाहर जाओ। तो टीचर जो है स्टूडेंट को ऑर्डर दे रहा है। तो यहां पर कौन सा सेंटेंस होगा, दैट्स अ इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए गो आउट टू द रूम, गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको देखिए, लिखेंगे द टीचर, टीचर, ठीक है। अब सैड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है तो सैड टू के स्थान पर हम ऑर्डर लिख देंगे, क्योंकि जो इंपरेटिव होता है इसमें हम जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इसके भाव के अनुसार हम यूज करते हैं। जैसे अभी एडवाइस दिया जाता तो हम एडवाइस लिखते, यहां पर रिक्वेस्ट किया जाता तो हम रिक्वेस्टेड लिखते, बट यहां पर ऑर्डर दिया जा रहा तो हम ऑर्डर्ड लिखेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड मी, ठीक है, द टीचर ऑर्डर्ड मी। अब देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे, हम इंपरेटिव में हम टू का यूज करते हैं, टू से जोड़ देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को। तो देखिए टू गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, ठीक है। ये हो गया, बस सिंपल सा था। हमें सेट टू के स्थान पर ऑर्डर्ड लिखना है, बीच में टू लगाना है, बाकी को ऐसे लिख देना है। ये हमारा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। कितने लोगों को समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए, तब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोक कर आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। दैट्स अ थर्ड क्वेश्चन। इसको देखिए, ये भी हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन से है। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए अलग अलग सेंटेंसेस मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मेरा काम है आपको समझाना, आप लोग कैसे कैप्चर कर रहे हैं उसको वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझाएगा, आप समझ कर आइए, देखिए कौन अच्छा समझाता है। तो आप लोग अच्छे से समझिए, कमेंट में करते रहिए कि हाँ सर ये मुझे पता है, ऐसा है, ये चाहिए। आप लोग अपने जो आपको चाहिए वीडियो जिस टॉपिक पर भी, वो मुझे कमेंट करके बताते रहें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ये जैन मुनि सैड, एक जैन मुनि ने कहा लेट अस लव ऑल द लिविंग बीइंग इन द वर्ल्ड, यानी कि हमें संसार के सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। जैन मुनि ने कहा हमें संसार के सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। तो करना चाहिए, कितने लोग करते हैं कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि लेट अस का यूज हुआ है, और जब भी लेट अस का यूज होता है तो हम इसके जगह पर बी शुड या दे शुड का यूज करते हैं जब इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो लिखेंगे हम यहां पर, ये जैन मुनि, ये जैन, सॉरी फिर से मैं लिख दे रहा हूं, ये जैन मुनि, ये जैन मुनि। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर यहां पर सैड है, सैड के स्थान पर क्या लिखें। तो देखिए जैन मुनि जो है वो हमें कुछ सिखा रहे हैं, वो हमें कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ज्ञान की बातें बता रहे हैं। तो हम यहां पर टॉट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जैन मुनि टॉट,
ठीक है, आप लिख सकते हैं। टॉट का मतलब होता है सिखाना या पढ़ाना, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ऐसे, ये जैन मुनि टॉट। ठीक है, अब देखो देखिए हम लिखेंगे बीच में दैट, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे सर इंपरेटिव है तब आप दैट क्यों लगा रहे हैं। तो देखिए अगर लेट अस आता है तो आप क्या करेंगे, दैट का यूज कर सकते हैं, और उसके बाद बी शुड या दे शुड का हम यूज करेंगे, दैट्स द रूल। ठीक है, तो जब भी आप देखें कि इंपरेटिव में लेट अस का यूज हुआ है तो आप लोग क्या कीजिए, दैट का यूज कीजिए, और यहां पर लिख सकते हैं बी शुड, बाकी को ऐसे लिख देना, बी शुड लव ऑल द लिविंग बीइंग्स, ऑल द लिविंग बीइंग्स, ठीक है, इन द वर्ल्ड। तो देखने में कितना बड़ा लग रहा था, ठीक है, देखने में ये सेंटेंस कितना बड़ा लग रहा था, बट कुछ है ही नहीं इसमें। आपको करना क्या है, साइड के स्थान पर आप एडवाइज्ड भी लगा सकते हैं, बट यहां पर मैंने टॉट लगा दिया, बीच में डैट मैंने लगा दिया। ठीक है, बी शुड लव ऑल द थिंग्स, ऑल द लिविंग बीइंग्स इन द वर्ल्ड। बस ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, समझ में आ गया। कोई डाउट होगा तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, तब हम देखेंगे अपना सेकंड टॉपिक। नोट कर लीजिए, इसको नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। व्हाट इज सिंथेसिस? सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना, बट उनका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे जो ऊपर सेंटेंस में उसका अर्थ है वही नीचे भी होना चाहिए। जैसे हम बता रहे हैं, अभी देखिए ध्यान दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए ही सॉ ए लायन, उसने एक शेर को देखा, द लायन वाज वेरी फ्यूरियस, यानी कि जो शेर था वो बहुत डरावना था। ठीक है, तो उसने एक शेर को देखा, शेर बहुत उग्र था, उग्र का मतलब बहुत ज्यादा डरावना। ठीक है, तो यहां पर इसको हमें बदलना है सिंपल सेंटेंस में। अब सिंपल सेंटेंस में बदलना है, दो सेंटेंस हमें दिए गए हैं। पहला सेंटेंस है ही सॉ ए लायन, उसने एक शेर को देखा। दूसरा सेंटेंस है द लायन वाज वेरी फ्यूरियस, यानी कि शेर बहुत उग्र था। ठीक है, तो यहां पर आपको करना क्या है, देखिए सिंपल सेंटेंस में बदलना है, तो हम सिंपली लिख देंगे ही सॉ ए वेरी फ्यूरियस लायन। बस ये हमारा हो चुका है, सिंपल में आ गया। देखिए ही सॉ ए वेरी फ्यूरियस लायन, उसने एक बहुत उग्र शेर को देखा या बहुत डरावने शेर को देखा। तो देखिए मैंने दोनों का मीनिंग सेम है। ऊपर क्या था, उसने एक शेर को देखा, शेर बहुत डरावना था। नीचे क्या है, उसने एक डरावने शेर को देखा। दोनों का मीनिंग सेम है। मैंने क्या किया है, दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स अ सिंपल सेंटेंस और दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं इसमें। दूसरा देखिए क्या है, इसको समझ लीजिए, आ जाएगा। आई वेंट टू द सर्कस, मैं सर्कस में गया। आई परचेज्ड 2 टिकट्स, मैंने 2 टिकट खरीदे। इसको आपको बदलना है कंपाउंड सेंटेंस में। कैसे बदलेंगे, चलिए इसको ऊपर करते हैं और यहां पर हम देखते हैं कैसे इसको बदलेंगे। ठीक है, लिखेंगे आई वेंट टू द सर्कस। ठीक है, आई वेंट टू द सर्कस एंड परचेज्ड 2 टिकट। थोड़ा नीचे मैं लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, परचेज्ड 2 टिकट्स, 2 टिकट्स। बस हो गया, कुछ है ही नहीं। एंड मैंने बीच में लगा दिया, कुछ नहीं है इसमें। देखिए आई वेंट टू द सर्कस एंड आई परचेज्ड 2 टिकट्स, यानी कि मैं सर्कस में गया और 2 टिकट खरीदे। ऊपर क्या था, मैं सर्कस में गया, मैंने 2 टिकट खरीदे। नीचे क्या है, मैं सर्कस में गया और मैंने 2 टिकट खरीदे। एंड लगा दिया, ये आपका कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका है, मीनिंग भी सेम है। दैट्स अ सिंथेसिस। ऐसे ही समझना चाहिए, ऐसे ही आपको करना होगा। इसलिए आज ही समझ लीजिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, यू हैव टू सॉल्व ए लॉट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आप अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ जो कुछ मैं बता रहा हूं उसको सॉल्व करते हुए चलिए। तो सेम है, मीनिंग सेम है, मैंने सिर्फ एंड बीच में लगा दिया। दैट्स अ कंपाउंड सेंटेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है, थर्ड वाला देखिए, ये
थर्ड वाला है हमारा, यहाँ पर कुछ दूसरा लिख दिया गया बट यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, सॉरी 6 क्वेश्चन है हमारा, पूरे का 6 क्वेश्चन, ठीक है। सिंथेसिस का थर्ड है। देखिए, ही वांटेड टू बाय सम क्लोथ, यानी कि वह कुछ कपड़े खरीदना चाहता था। ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया। देखिए, ही वांटेड टू बाय सम क्लोथ्स, वह कुछ कपड़े खरीदना चाहता था। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। तो देखिए, इसको बदलना है सिंपल सेंटेंस में, कैसे करेंगे? देखिए, लिखेंगे हम ही वेंट टू मार्केट, ये पीछे वाला आगे कर देंगे, ठीक है। ही वेंट टू मार्केट, बीच में लगा देंगे बिकॉज लगाकर फिर आगे वाला लिख देंगे ही वांटेड टू बाय सम क्लोथ्स, टू बाय सम क्लोथ्स, ठीक है। बस ये हमारा सिंपल में कन्वर्ट हो चुका है। ही वेंट टू मार्केट बिकॉज ही वांट टू बाय सम क्लोथ्स, वह बाजार गया क्योंकि वह कुछ कपड़े खरीदना चाहता था। बिकॉज का मतलब क्या होगा? क्योंकि, ठीक है। बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है, कितने लोगों को पता है ये, ठीक है। बस सिंपल सा है, मैंने बिकॉज लगा दिया, ये सिंपल में कन्वर्ट हो चुका है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखिए, बहुत ही इजी है। अगर आप चीजों को सीखना पसंद करते हैं, सीखना जान जाते हैं, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी को याद करने से आपको याद नहीं होगा, आप चीजों को सीखिए, उसको समझिए, क्योंकि समझने से जो चीजें याद हो जाएंगी वो आपको रटने से नहीं याद होगा, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए, इसको अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नोट हो गया स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक से होगा, क्योंकि एक टॉपिक के हम 3 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म करना या चेंज करना। जैसे देखिए, वैसे ही है जैसे आपका सिंथेसिस था, वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन भी है। इसमें आपको करना क्या है? देखिए, सिंपली समझिए क्या है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन में एन एलिफेंट इज द हैवीएस्ट एनिमल, यानी कि जो हाथी है वो सबसे भारी जानवर है। यहां पर डिग्री आ गई, जैसे ये सुपरलेटिव डिग्री में है, क्योंकि इसमें हैवी जो उसकी विशेषता, उसमें आईएसटी लगा है। आईएसटी लगा हो तो सुपरलेटिव होगा, ईआर लगा हो तो वो कंपैरेटिव होगा, ठीक है। तो देखिए, इसको बदलना है पॉजिटिव डिग्री में, यानी कि आपको सुपरलेटिव डिग्री दिया गया है, पॉजिटिव डिग्री में बदलिए। तो एन एलिफेंट इज द हैवीएस्ट एनिमल, यानी कि हाथी जो है सबसे बड़ा जानवर है, सबसे भारी जानवर है। तो इसमें क्या करेंगे, जब पॉजिटिव में आप बदलेंगे तो लिखेंगे नो अदर एनिमल इज so heavy as an elephant। अब ये आपका पॉजिटिव डिग्री में बदल चुका है। इसका मतलब क्या हो गया? कोई अन्य जानवर हाथी के जितना भारी नहीं है, या कोई अन्य जानवर इतना भारी नहीं है जितना कि हाथी, ठीक है। तो यहां पर यही कहा गया है। तो हमने सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना। बट यहां पर भी मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, मीनिंग जो ऊपर है वही नीचे भी रहना चाहिए। दूसरा देखिए, ही इज टू बिग टू लिफ्ट दिस वेट, यानी कि वह इस भार को उठाने के लिए बहुत कमजोर है। ही इज टू बिग टू लिफ्ट दिस बिग, वह इस भार को उठाने के लिए बहुत कमजोर है। इसमें आपको क्या करना है? रिप्लेस टू बाय सो, यानी कि इस टी डबल वो टू को हटाकर सो का यूज करना है, यानी कि रिमूव टू भी यहां पर लिखा आ सकता है। जो आपका लिखा है ये रिप्लेस टू बाय सो, यहां पर रिमूव टू भी लिखा आ सकता है। कैसे करेंगे? तो देखिए, यहां पर हम लिखेंगे ही इज सो वीक, क्योंकि टू के स्थान पर सो लिख देंगे। ही इज सो वीक, बीच में लगा देंगे दैट, ठीक है। अब लिखेंगे कौन? ही, वह। ही कैन नॉट का यूज कर देंगे, ठीक है। ही कैन नॉट लिफ्ट दिस वेट, लिफ्ट दिस वेट, ठीक है। तो ही इज सो बिग, वह इतना कमजोर है, दैट की ही कैन नॉट लिफ्ट दिस वेट, वह इस भार को नहीं उठा सकता। तो ये आपका हो जाएगा। यहां पर मैंने टी डबल वो टू को हटाकर एस वो सो का यूज कर दिया, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल। तो ही इज सो बिग दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस वेट, दैट्स सिंपल। तो ये हमारा रिप्लेस टू हो चुका है इन सो में, यानी कि टू को हटाकर मैंने सो का यूज कर दिया है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन रहना चाहिए पर 10 नंबर एक दिया गया है। नंबरिंग थोड़ा गलत है, लेकिन हमें नंबरिंग से क्या लेना, हमें क्वेश्चन आना चाहिए। आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ठीक है, नंबर में क्या रखा है। तो देखिए क्या है, एवरीबॉडी लाइक्स टू बी रिच, यानी कि सभी लोग अमीर बनना पसंद करते हैं। तो कौन नहीं करता? आप अमीर नहीं बनना चाहते? बनना चाहते। हम नहीं बनना चाहते? हम भी बनना चाहते हैं। तो सभी लोग अमीर बनना पसंद करते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करना ही होगा, जो आप लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है, और करते रहिए, एक दिन आप भी अमीर होंगे, ठीक है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए एवरीबॉडी लाइक्स टू बी रिच, यानी कि सभी लोग अमीर बनना पसंद करते हैं, इसको बदलना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर लिखेंगे हु डज नॉट लाइक टू बी रिच, ठीक है। तो यहां इसका मतलब क्या हो जाएगा, हु डज नॉट लाइक टू बी रिच, यानी कि कौन अमीर बनना पसंद नहीं करता है। ऊपर क्या था, सभी लोग अमीर बनना पसंद करते हैं। दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, बट यहां पर मैंने क्या किया है, इसको मैंने इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। आपको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है, चाहे आप नॉट का यूज करें या ना करें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये भी समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 9 भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक से है दैट्स अ सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस में कोई गलती है उसको करेक्ट करके लिखिए, सही करके लिखिए, दैट्स अ सिंटैक्स। जैसे आप हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं वाक्य संशोधन, वैसे इसमें है सिंटैक्स, ठीक है। इसमें करना क्या देखिए, जैसे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें गलती है, आपको सही करके यहां पर लिखना है। देखिए क्या है, बोथ द ब्रदर्स लव वन अदर, यानी कि दोनों भाई आपस में प्रेम करते हैं। लेकिन देखिए दोनों भाई हैं ना, वो सगे भाई हैं। तो यहां पर देखिए गलती क्या है, जब दोनों सगे भाई हैं आपस में, तो उनके लिए हम वन एंड अदर का यूज नहीं करेंगे, उनके लिए हम यूज करेंगे ईच अदर का, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बोथ द ब्रदर्स, बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर, ठीक है। अब इसका मतलब होगा दोनों भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो अगर दोनों भाई हैं तो हम वन एंड अदर का यूज नहीं करेंगे, हम ईच अदर का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, दूसरा क्वेश्चन, द बुक्स इज ऑन द टेबल, यानी कि किताब मेज पर है। यहां पर गलती क्या है, देखिए ऑन के स्थान पर हम अप लिखेंगे, क्योंकि किताब जो है मेज के ऊपर है। तो द बुक इज अप द टेबल, ठीक है, अप द टेबल। अब ये सही है, ऑन के स्थान पर अप कर देंगे, यानी कि किताब मेज पर है, ठीक है। सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही सिंपल है। थर्ड वाला देखिए क्या है, देखिए 2000 रुपीज आर द प्राइस ऑफ दिस टीवी, यहां पर टीवी कर दीजिएगा, यानी कि 2000 रुपए, ठीक है, 2000 रुपीज, 2000 रुपए इस टीवी का मूल्य है। 2000 रुपीज आर द प्राइस ऑफ दिस टीवी। तो इसमें गलती क्या है, देखिए 2000 रुपी है। अब आप लोग 1000 2000 को देखकर आर का यूज मत कीजिएगा, यही गलती है इसमें, आर का यूज हम नहीं करेंगे, रुपीज इज लगाएंगे, ठीक है। तो यही सही कर दीजिए, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो लिख देंगे हम नीचे 2000 रुपीज इज, आर के स्थान पर इज कर देंगे, इज द प्राइस ऑफ दिस टीवी, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 2000 रुपीज इज द प्राइस ऑफ दिस टीवी, यानी कि 2000 रुपए इस टीवी का मूल्य है। तो 2000 देखकर आपको आर का यूज नहीं करना है, ऐसा होता है कभी कभी, तो यही आपको समझना इसमें है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए, जल्दी से नोट कर लीजिए, इनको लिख लीजिए, समझ लीजिए, कुछ भी कीजिए, बट नोट आपको करना है, चाहे आप कॉपी में कीजिए चाहे अपने माइंड में कीजिए, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक से होगा दैट्स एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब बताइए, आप लोग जल्दी बताइए, एंटोनिम्स का हिंदी अर्थ क्या होगा। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, जो विपरीत अर्थ रखते हो, यानी कि वर्ड भी अलग अलग होंगे, उनके मीनिंग भी अलग अलग होंगे और एक दूसरे के वो विपरीत होंगे। जैसे देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, डिसऑनेस्ट हो जाएगा इसका एंटोनिम। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार और
डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, ठीक है, ऐसे आपको समझना है। तो देखिए सबसे पहला है क्रूएल, क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी, क्रूएल का मतलब क्या होता है निर्दयी। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बताइए, काइंड, काइंड नाम आपने सुना होगा, काइंड का मतलब क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, काइंड का मतलब होगा दयालु, तो मैं दूसरे पेन से लिख दे रहा हूं दयालु, दिख रहा है आप लोगों को ना। तो क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी, तो काइंड हो जाएगा इसका एंटोनिम, काइंड का मतलब दयालु। तो ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा क्लियर, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर का मतलब क्या होता है स्पष्ट, यानी कि जो स्पष्ट हो। तो इसका हो जाएगा एम्बिजियस, एम्बिजियस, ठीक है, या आप लिख सकते हैं क्लाउडी, क्लाउडी। इन दोनों का मतलब क्या होता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट, सॉरी अस्पष्ट, इस प्रकार से कर दीजिएगा, थोड़ा अच्छे से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए अस्पष्ट, ठीक है, ये ऐसे लिख दीजिएगा। थर्ड वाला देखिए हमारा नेक्स्ट है, अब ये तो सभी को पता है, बताइए किसको नहीं पता है ये, क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ, कितने लोगों को पता है क्लीन का मतलब होता है साफ। क्लीन का बताइए एंटोनिम क्या होगा, डर्टी, डर्टी का मतलब होता है गंदा, ठीक है। तो क्लीन का जो एंटोनिम होगा वो डर्टी हो जाएगा। नोट कर लिए होंगे, आई होप कि आप लोग बहुत एडवांस बच्चे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, जब भी मैं बताऊं उसको नोट करते रहिए। तो ये हो जाएंगे एक दूसरे के एंटोनिम्स, जो एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द होंगे। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक से होगा दैट्स द सिनोनिम्स। तो जब हमने एंटोनिम्स को पढ़ लिया तो सिनोनिम्स ना पढ़े तो भी बेकार है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द, जो समान अर्थ रखते हो। जैसे एंटोनिम में है विपरीतार्थक शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हैं, बट सिनोनिम्स में होता है समानार्थी शब्द। जैसे देखिए प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा, क्या होता है प्रशंसा। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एडमायर, एडमायर का मतलब भी होता है प्रशंसा। तो देखिए ये वर्ड तो अलग अलग हैं बट दोनों का मीनिंग प्रशंसा ही होगा, तो इन्हीं को बोलते हैं समानार्थी शब्द, क्योंकि इनके अर्थ समान है। दैट्स अ सिनोनिम्स, ठीक है। अच्छा देखिए पोलाइट, पोलाइट का मतलब होता है सभ्य, पोलाइट का मतलब क्या होता है सभ्य, ठीक है। तो इसका सबसे पहला क्या हो जाएगा सिविल, सिविल का मतलब भी होता है सभ्य, ठीक है। एक और मैं बता रहा हूं कोर्टियस, कोर्टियस, कोर्टियस का मतलब भी होता है सभ्य, ठीक है। तो पोलाइट का मतलब होता है सभ्य, सिविल और कोर्टियस का मतलब भी होता है सभ्य। एक और लिख लीजिए रिफाइंड, रिफाइंड का मतलब भी होता है सभ्य। तो दो तीन मैंने इसलिए बता दिया ताकि दो तीन आपको याद रहेंगे, तो एक ना एक तो आ ही जाएगा आपके माइंड में, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, इन सभी का मतलब भी सभ्य होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रीसियस, प्रीसियस का मतलब होता है कीमती, ठीक है, सभी को पता है दैट्स अ वेरी प्रीसियस थिंग, यह बहुत कीमती सामान है। तो इसका हो जाएगा कॉस्टली, कॉस्टली का मतलब होगा महंगा या कीमती, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल का मतलब भी होता है कीमती, ठीक है। तो प्रीसियस का मतलब कीमती या महंगा, कॉस्टली एंड इनवैल्यूएबल का मतलब भी कीमती या महंगा। तो इनके वर्ड अलग अलग हैं बट इनके मीनिंग सेम है, दैट्स अ समानार्थी शब्द, इंग्लिश में बोले तो सिनोनिम्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसको नोट कर लीजिए, तब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर लास्ट। ये हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे अभी समझ में आ जाएगा, देखिए व्हिच कैन नॉट बी रीच्ड, यानी कि जिस तक पहुंचा ना जा सके उसे हम कहते हैं इनएसिबल। देखिए इसमें आंसर भी लिखा है तो यही आंसर होगा, ये होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। व्हिच कैन नॉट बी रीच्ड, जिस तक पहुंचा ना जा सके उसे हम लोग कहते हैं इनएसेसिबल। इसका मतलब क्या होता है, अगम्य, यानी कि जिस तक जाया ना जा सके, या फिर पहुंच से बाहर, इसका अर्थ होता है पहुंच से बाहर। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी लिखा है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए मैंने हिंदी यहां पर बता दिया, वैसे हिंदी आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो व्हिच कैन नॉट बी रीच्ड, जहां तक पहुंचा ना जा सके उसे हम कहेंगे एक वर्ड में इनएसेसिबल, या अगम्य इसका हिंदी होगा, या पहुंच से बाहर। अच्छा 21 नंबर देखिए, व्हिच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना ना जा सके उसे हम लोग कहेंगे इनऑडिबल, एक वर्ड में। ये आंसर लिखा है, देखिए ये और ये आपका आंसर है। इसका मतलब होगा अश्राव्य, अश्राव्य का मतलब जो सुना ना जा सके, जो सुनने के योग्य न हो, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे थर्ड देखिए, व्हिच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हम लोग कहेंगे इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब क्या होता है बताइए, इलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय,
पठनीय। तो इसका आंसर ऑलरेडी लिखा था, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सिर्फ आंसर समझ लीजिए। इसी को हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी कि जो देखिए जिसे पढ़ा ना जा सके। अब इसको एक शब्द में आप डायरेक्टली कह दीजिए इलिजिबल, यानी कि आप पठनीय, ये पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ने के योग्य ये नहीं है, ठीक है। तो ये थे हमारे 7 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक 12th इंग्लिश के। टॉपिक्स कौन कौन से थे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिंटैक्स, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और यहीं पर हमारा फिनिश होता है 7 टॉपिक, ठीक है। 22 क्वेश्चन यानी कि 21 क्वेश्चन टोटल मैंने आपको बताया, जो 7 अलग अलग टॉपिक्स थे। देखिए स्टूडेंट, मेरा काम है बताना। अब मैंने तो बता दिया आपको क्वेश्चन, आप लोगों को कितना क्वेश्चन समझ में आया वो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे लगेगा, और कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे ये भी मुझे बताइएगा, क्योंकि जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से समझा कीजिए, ठीक है। जो कुछ भी समझिए उसको अच्छे से समझिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को आज फिनिश करते हैं। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।